हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज डू मंगोलियन स्पॉट्स टिपिकली डिसअपीयर। जो मंगोलियन स्पॉट होते हैं वो कौन सी एज के अंदर डिसअपीयर होते हैं? ऑप्शन ए, बाय द टाइम द बेबी रीचेस 1 to 2 months ऑफ एज। ऑप्शन बी, बाय 6 months ऑफ एज। ऑप्शन सी, बाय द टाइम द बेबी रीचेस 1 to 4 years ऑफ एज। ऑप्शन डी, बाय 10 years ऑफ एज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, बाय द टाइम द बेबी रीचेस 1 to 4 years ऑफ। मंगोलियन स्पॉट यूजुअली फेड बाय द टाइम द चाइल्ड इज 1 to 4 years ओल्ड। मंगोलियन स्पॉट जो होते हैं वो जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है वैसे वैसे फेड होता जाता है। दे आर मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है। वही जैसा कि हमने बताया कि चाइल्ड की जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक ही फेड हो जाता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन ए पेशेंट विद अ मेटालिक डिवाइसेस नीड्स एन एमआरआई। एक डिवाइसेस वाले पेशेंट्स के अंदर अगर हमें एमआरआई करने की आवश्यकता है तो कौन सा ऐसा प्रिकॉशन है जो कि हमें लेना चाहिए? ऑप्शन ए, एंश्योर द मेटालिक डिवाइसेस इज एमआरआई कंपैटिबल। ऑप्शन बी, ओनली यूज ए लो फील्ड एमआरआई मशीन। ऑप्शन सी, एंश्योर द एमआरआई इज डन विदाउट एनी प्रायर कंसल्टेशन। ऑप्शन डी, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एंश्योर द मेटालिक डिवाइसेस इज एमआरआई कॉम्पेटिबल। मेटालिक डिवाइसेस जैसे कि इम्प्लांट्स और प्रोस्थेटिक हो सकती है। अगर ऐसे किसी पेशेंट को अगर हमें एमआरआई करना है तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना होता है कि यह डिवाइस कौन से मेटल की बनी हुई है। एमआरआई मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से अगर यह डिवाइसेस इंटरेक्ट होती है तो इसकी वजह से या तो डिवाइस डैमेज हो सकती है या फिर पेशेंट को भी हार्म हो सकता है। इसीलिए इस कंडीशन के अंदर हमें सेफली एमआरआई परफॉर्म करने के लिए जरूरत है कि हम पहले ही इंश्योर कर ले कि जो मेटेलिक डिवाइस है वो एमआरआई कॉम्पेटिबल है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कुड कॉजेज एन इंक्रीज इन सीएसएफ प्रेशर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सीएसएफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन बी, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ऑप्शन सी, हाइपोटेंशन। ऑप्शन डी, हाइपर वेंटिलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। अगर हम बात करते हैं कॉज ऑफ इंक्रीज इन सीएसएफ प्रेशर की तो उसके अंदर आता है ब्रेन ट्यूमर्स, हाइड्रोसेफेलस, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, सीवियर इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस। यह 3-4 कंडीशंस ऐसी है जिसके अंदर जो सीएसएफ का प्रेशर है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन क्लियरिंग सिक्रेशंस ड्यूरिंग रिससिटेशन इन ए पेशेंट विद एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। ड्यूरिंग रिससिटेशन हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे वाला पेशेंट है तो यहाँ पर हमें सिक्रेशंस को क्लियर करने के लिए कौन सा इफेक्टिव वे रहेगा? ऑप्शन ए, मैनुअल सक्शनिंग। हाई फ्लो ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। ऑप्शन सी, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ऑप्शन डी, बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया मैनुअल सक्शनिंग। मैनुअल सक्शनिंग के अंदर क्या होता है? यह एक इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर क्लियरिंग सिक्रेशंस ड्यूरिंग रिससिटेशन। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया हाई फ्लो ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। यह इससे हम क्या होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि एयरवे सिक्रेशंस को क्लियर कर सकते हैं। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। सी के अंदर दिया गया है हमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। इटी इंट्यूबेशन से हमें एक सिक्योर एयरवे मिलेगा पर एयरवे क्लियरेंस के लिए तो हमें सक्शन ही करना पड़ेगा। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन। इसके थ्रू हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि एयरवे को क्लियर कर सकते हैं। सो एयरवे को क्लियर करने के लिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैनुअल सक्शनिंग। क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिनेरियो वुड अ लंबर पंक्चर बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू रिस्क ऑफ हर्निएशन। ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसके अंदर की लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क है हर्निएशन का? ऑप्शन ए पेशेंट विथ एन एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। ऑप्शन बी, ए पेशेंट विथ साइंस ऑफ रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऑप्शन सी, ए पेशेंट विथ क्रॉनिक माइग्रेन्स। ऑप्शन डी, ए पेशेंट विथ एपिलेप्सी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ए पेशेंट विथ साइंस ऑफ रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर किसी पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस्ट है तो इस कंडीशन के अंदर हम लंबर पंक्चर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लंबर पंक्चर को परफॉर्म किया तो इसकी वजह से ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। क्योंकि हम लंबर पंक्चर के थ्रू सीएसएफ को रिमूव कर रहे हैं और सीएसएफ रिमूव हो जाने से रैपिडली प्रेशर शिफ्ट हो जाता है क्रेनियल कैविटी में, जिसकी वजह से हर्निएशन हो सकता है। इसीलिए अगर आईसीपी रेस्ट है तो हमारा लंबर पंक्चर का प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is it recommended for patients to drink plenty of fluids after a lumbar puncture? lumbar puncture प्रोसीजर के बाद में हम पेशेंट को रिकमेंडेड करते हैं ड्रिंक plenty of fluids। उसका क्या रीजन है?
Option A to help prevent infections. Option B to reduce the risk of dehydration. Option C to replenish CSF volume and reduce headache and risk. Option D to dilute any remaining contrast dye in the system. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टू रिप्लेनिश CSF वॉल्यूम एंड रेड्यूस हेडेक रिस्क। आफ्टर लंबर पंक्चर CSF वॉल्यूम को रिप्लेनिश करने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स को ड्रिंक करना चाहिए। इससे क्या होता है, पोस्ट प्रोसीजरल जो हेडेक होता है उसका रिस्क भी कम हो जाता है। इसी के साथ ही स्टेइंग हाइड्रेटेड हेल्प्स मेंटेन इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड कैन एलिविएट सिम्टम्स ऑफ लो CSF वॉल्यूम लाइक हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के इन मैनेजिंग ब्लीडिंग रिस्क इन सिरोसिस। सिरोसिस डिजीज कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग रिस्क को मैनेज करने के लिए विटामिन के का क्या रोल है। ऑप्शन ए, इट डायरेक्टली इंक्रीजेस प्लेटलेट प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, इट रिस्टोर द फंक्शन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स। ऑप्शन सी, इट एनहांसेस फिब्रिनोलाइसिस। ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस पोर्टल प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इट रिस्टोर द फंक्शन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 का सिंथेसिस जो होता है वो लीवर के अंदर होता है। इसके लिए विटामिन के इसेंशियल होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, लीवर की क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी पैड हो जाती है। अगर हम विटामिन के सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तो इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स को, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर देखेंगे, विटामिन के जो होता है वो प्लेटलेट प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। वहीं बात करते हैं फिब्रिनोलाइसिस की, तो फिब्रिनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट्स, इसमें भी विटामिन के का रोल नहीं है। इसके बाद आता है इट रिड्यूसेस पोर्टल प्रेशर, विटामिन के पोर्टल हाइपरटेंशन को भी अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिक्सिडिमा कोमा। मिक्सिडिमा कोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है। ऑप्शन ए, हाइपरथर्मिया। ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। ऑप्शन डी, हाइपरग्लाइसीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है हाइपरथर्मिया। मिक्सिडिमा कोमा की जो कंडीशन है उसके अंदर हाइपोथर्मिया यानी कि लो बॉडी टेम्परेचर होता है, ना कि हाई बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया होता है। बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया की। ब्रेडिकार्डिया मिक्सिडिमा कोमा की कंडीशन का एक कॉमन फीचर है, क्योंकि इसमें सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी स्लो हो जाती है और यह अफेक्ट करती है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को, जिससे ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया हाइपरटेंशन। कोमा की कंडीशन के अंदर जो अगर ब्लड प्रेशर देखते हैं तो हाइपोटेंशन का कंडीशन होता है, ना कि हाइपरटेंशन का। वही बात आई है हाइपरग्लाइसीमिया की, वहीं यहाँ पर ऑपोजिट हमको देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डेथ इन द अर्ली पोस्ट इन्फेक्शन पीरियड ड्यू टू सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। पोस्ट इन्फेक्शन पीरियड के अंदर, वो भी अर्ली फेज के अंदर, ड्यू टू सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन कौन सा डेथ का कोज हो सकता है। ऑप्शन ए, कार्डियोजेनिक शॉक। ऑप्शन बी, एक्यूट रीनल फेलियर। ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन डी, सेप्टिक शॉक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करना बंद कर देता है अकॉर्डिंग टू द बॉडीज नीड। अगर एमआई का कंडीशन हुआ तो आफ्टर एमआई जो होता है पोस्ट इन्फेक्शन पीरियड के अंदर, यह प्राइमरी कॉज है डेथ का। सो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्डियोजेनिक शॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। Which factor does not directly affect the sterilization process in a pressure-based devices like an autoclave? प्रेशर बेस्ड डिवाइसेस लाइक एन ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए, टेम्परेचर। ऑप्शन बी, प्रेशर। ऑप्शन सी, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन डी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ह्यूमिडिटी। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत क्रूशियल फैक्टर होते हैं। इसी के साथ ही ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर भी हमारा डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यह तीनों फैक्टर जो होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। यह तीनों फैक्टर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन को एंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी जो है वो ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का प्राइमरी फैक्टर नहीं है। ऑटोक्लेव मेनली जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर मिक्सिडिमा कोमा। अगर मिक्सिडिमा कोमा वाली कंडीशन है तो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन बी, इंट्रावेनस लिवोथायरोक्सिन। ऑप्शन सी, ऑरल थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। ऑप्शन डी, इंट्रावेनस ग्लूकोज।
हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं तो मिक्सिडिमा कोमा का मेन ट्रीटमेंट होता है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आता है। बात करते हैं आईवी लिवोथायरोक्सिन की। मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हमारा आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिवोथायरोक्सिन रहता है। यह क्विकली रिप्लेस करता है हमारा डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन को। ओरल थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट यह हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मिक्सिडिमा कोमा वाली कंडीशन में थायराइड के रैपिडली करेक्ट करने की आवश्यकता होती है और ऑरल रूट से एब्सॉर्ब होने के अंदर टाइम लग जाता है। इसीलिए हम थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए आईवी रूट को प्रेफर करते हैं बजाय कि ओरल रूट के। उसके बाद आया है आईवी ग्लूकोज। हमारा यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में इनिशियल ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होगा। सो इस तरह से आपने देखा हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी आईवी लिवोथायरोक्सिन।